हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम प्रकरण 3 प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र को कंटिन्यूटी में देखेंगे। जैसे कि इसके पहले हम सभी ने भारत और ब्राज़ील दोनों देशों की प्राकृतिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। आज जो है हम देखेंगे कि भारत और ब्राज़ील दोनों देशों के अपवाह तंत्र किस तरह के हैं, अर्थात नदियां जो हैं वह किस दिशा में बहती हैं और कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं भारत और ब्राज़ील में। सर्वप्रथम हम देखेंगे ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील का अपवाह तंत्र। ब्राज़ील के अपवाह तंत्र का विचार करते समय यह ध्यान में आता है कि इस देश में 3 प्रमुख नदियों के मैदान हैं। तो जब हम ब्राज़ील के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि ब्राज़ील के अपवाह तंत्र में 3 प्रमुख नदियों का जो है प्रमुख नदियां विशिष्ट हैं। जैसे पहला है अमेज़न का मैदान, अर्थात अमेज़न नदी जो है उसकी वजह से जो है उसका है अमेज़न का मैदान। दूसरा है दक्षिण पश्चिम की पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, और तीसरा ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्व की ओर की साओ फ्रांसिस्को और तटीय प्रदेश की नदियां। तो यहाँ पर मानचित्र में हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि इसे ब्राज़ील के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है अमेज़न नदी का मैदान उत्तर की ओर, यहाँ पर पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की ओर है साओ फ्रांसिस्को नदी का जो प्रमुख है, और तीसरा यहाँ पर है प्रमुख अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे पराना पैराग्वे नदी का मैदान। तो इस तरह से इन 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अमेज़न नदी का अपवाह तंत्र कि अमेज़न का अपवाह तंत्र किस तरह से है। तो अमेज़न नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल पर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यह जो है अमेज़न नदी का मैदान आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ब्राज़ील का पड़ोसी देश है पेरू देश का नाम है। अब इस पेरू देश के एंडीज पर्वत से ही यह अमेज़न नदी निकली हुई है, उसका उद्गम स्थल हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अमेज़न नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अमेज़न नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल पर होता है। अब इसकी विशिष्टता क्या है, अमेज़न नदी की विशिष्टता क्या है। तो अमेज़न नदी की विशिष्टता में प्रमुख विशिष्टता है कि अमेज़न में पानी के निर्वहन की मात्रा बृहद है, अर्थात अमेज़न में पानी की मात्रा जो है वह बहुत ही अधिक है। करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे जो पानी की निर्वहन अर्थात जो उसकी स्पीड है, जो तेज गति है, वह लगभग 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड है। इतनी रफ्तार से यहाँ पर पानी बहता है, और इसीलिए नदी के उद्गम से नदी में संचित अवसाद तेजी से बह जाते हैं। अब यहाँ पर नदी का जो अमेज़न नदी का पानी है उसकी गति अधिक तीव्र है, और अधिक तीव्र होने के कारण अमेज़न नदी में जो भी अवसाद बहाकर आता है, अवसाद अर्थात जो भी नदियां अपने साथ बालू, रेत, मिट्टी, पत्थर, कीचड़ इत्यादि जो भी बहाकर लेकर आती है, वो सब जो है एकदम तेजी से बह जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जैसे अमेज़न नदी में संचित अवसाद तेजी से बह जाता है, तो यहाँ पे उसका कारण जब लिखना होगा तो पहला हम लिखेंगे कि अमेज़न नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल से होता है। दूसरा, अमेज़न में पानी के निर्वहन की मात्रा बृहद है। अगला पॉइंट, करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड है, और इसलिए नदी के उद्गम से
नदी में संचित अवसाद अर्थात जो भी इकट्ठा किया गया अवसाद होता है वह तेजी से बह जाता है और इसीलिए नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता है। वहां पर जो है जो बालू रेत मिट्टी पत्थर ये सब बहाकर जो नदियां लाती है अमेज़न नदी, उसके मुहाने पर वह जमा नहीं कर पाती है, एकत्रित नहीं कर पाती है। सामान्यतः नदियों के मुहाने के पास अनेक वितरकाएं होती हैं। जैसे नदियों का पानी जो है अलग अलग दिशाओं में जाने लगता है तो उसे वितरका मतलब अलगाव होना। तो नदियों के मुहाने के पास से वितरकाएं होती हैं अर्थात वह अलग होती हुई दिखाई देती हैं, किंतु ऐसी वितरकाएं अमेज़न नदी के मुहाने पर नहीं मिलती हैं। अब सही गलत के लिए भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अमेज़न नदी के मुहाने पर अनेक वितरकाएं पाई जाती हैं, सही है कि गलत? तो इसको हम लिखेंगे गलत, क्योंकि अमेज़न नदी के मुहाने पर वितरकाएं नहीं पाई जाती हैं। और इसके विपरीत अमेज़न के मुहाने पर अनेक द्वीप तैयार हो गए हैं। महासागर के तट के पास अनेक द्वीप हैं और अमेज़न नदी के मुहाने के पास की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। अब 150 किलोमीटर की दूरी जो है, आप इमेजिन कर सकते हो कि 150 किलोमीटर कितना दूर होता है। लगभग जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 घंटे का रास्ता होता है, 150 किलोमीटर की दूरी। अमेज़न नदी का अधिकांश भाग जो है वह परिवहन के योग्य है, अर्थात अमेज़न नदी में परिवहन किया जा सकता है। अब उसके पीछे कारण क्या है कि अमेज़न नदी के मुहाने के पास की चौड़ाई जो है वह 150 किलोमीटर है और इसीलिए अमेज़न नदी का अधिकांश भाग जो है वह परिवहन के योग्य का भाग है। अब दूसरा यहाँ पर भाग जो है वह दिया गया है हमारा पैराग्वे पराना नदी का अपवाह तंत्र। अब पराना पैराग्वे, अब ये है पराना नदी और यहाँ पर है पैराग्वे नदी जो कि आप पश्चिम की ओर देख रहे हो। तो पश्चिम में स्थित पैराग्वे पराना नदी की विशेषता है कि ये दोनों नदियां ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पैराग्वे पराना नदी ब्राजील के किस भाग में बहती है? तो पैराग्वे पराना नदी ब्राजील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहती है और ये दोनों नदियां ब्राजील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में जाकर मिलती हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पर पैराग्वे नदी और पराना नदी, पैराग्वे नदी पराना नदी दोनों यहाँ पर आके, यहाँ से पराना नदी निकलती है, यहाँ से पैराग्वे नदी, और दोनों आकर यहाँ पर अर्जेंटीना देश है, पड़ोसी देश है, तो अर्जेंटीना के प्लाटा नदी, अर्जेंटीना में प्लाटा नदी है और इस नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि पैराग्वे पराना नदी अर्जेंटीना के किस नदी में जाकर मिलती हैं? तो किस नदी में मिलती हैं? प्लाटा नदी में। या इस तरह से भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में ब्राज़ील की कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में ब्राज़ील की पैराग्वे पराना नदी आकर मिलती हैं। इन दोनों नदियों को एवं ब्राज़ील के दक्षिण छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राज़ील के उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जल आपूर्ति होती है। अभी ये जो नदियां हैं, पैराग्वे नदी, पराना नदी, इन दोनों नदियों को, यहाँ पे उरुग्वे नदी को, इन सभी को, पैराग्वे नदी, पराना नदी, उरुग्वे नदी, इन सभी नदियों को ब्राज़ील की जो यहाँ पर उच्च भूमि स्थित है, यहाँ पर ब्राज़ील की उच्च भूमि स्थित है, तो ब्राज़ील की उच्च भूमि की दक्षिणी ढलान से यहाँ पर पानी प्राप्त होता है।
यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि पराना पराग्वे उरुग्वे नदी को पानी की जल आपूर्ति कहाँ से होती है? तो उत्तर आपको याद रखना है कि पैराग्वे पराना उरुग्वे नदी को ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से, ध्यान में रखना, उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जल आपूर्ति होती है। अब हम अगली ब्राज़ील की नदी देखेंगे, साओ फ्रांसिस्को नदी। अब ये है साओ फ्रांसिस्को नदी। अब साओ फ्रांसिस्को नदी यह जो है ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। खाली स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। तो खाली स्थान ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यहाँ पे हमें जवाब के रूप में मिलता है साओ फ्रांसिस्को नदी। और इस नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र ब्राज़ील की सीमा में ही है, अर्थात यह अंतर्गत ही है। यहाँ पे जो जल ग्रहण क्षेत्र है, अर्थात जहाँ से इसको जल मिलता है, वो ब्राज़ील की आंतरिक सीमा से ही उसे जल आपूर्ति होती है। और इस नदी की विशिष्टता है कि ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्व भाग में, अब यहाँ पे ब्राज़ील की उच्च भूमि के पूर्व भाग में, यह भाग जो है ब्राज़ील की उच्च भूमि का भाग है। अब ब्राज़ील की उच्च भूमि के पूर्व भाग में यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र है और इस भाग में करीब 1000 किलोमीटर दूरी तक यह नदी उत्तर की ओर बहती है और इसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। साओ फ्रांसिस्को नदी की विशेषता है कि यह यहाँ से होते हुए पहले उत्तर की ओर बहते हुए फिर जाके पूर्व में, वह जो है पूर्व में मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास करीब 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा केवल नौकायन हेतु योग्य है, अर्थात जहां पर नाव चलाए जा सकते हैं उसके योग्य है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि साओ फ्रांसिस्को का कितना हिस्सा नौकानयन हेतु योग्य है? तो लगभग 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा नौकानयन के लिए जो है वह योग्य है। अब इसके बाद अगला भाग आता है साओ फ्रांसिस्को के साथ ही साथ तटीय प्रदेश की कुछ नदियां, जो तट के पास की नदियां हैं, तो इनकी क्या विशिष्टता है? तो ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में अनेक कम लंबाई की नदियां हैं। तटीय प्रदेश में सघन अधिवास अर्थात अधिक अधिवास होने के कारण ये नदियां महत्वपूर्ण हैं। अभी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि तटीय प्रदेश की नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो तटीय प्रदेश की नदियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में जनसंख्या जो है वह सघन पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अब इसमें कई सारे नदियां हैं, जैसे नदियों का नाम आपको यहाँ पे भी दिया गया है, जो तटीय नदियां हैं, जैसे पराइबा, परनेबा, इटापेकुरू, ये सभी उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तर की ओर से होते हुए यह अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियों को पानी की आपूर्ति उच्च भूमि से ही होती है। जो उच्च भूमि है ब्राज़ील की उच्च भूमि, वहीं से दक्षिण के भाग में जो नदियां बहती हैं उनको जलापूर्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर नदियां है परागुआकू नदी। अब ये ब्राज़ील की नदी है परागुआकू नदी। तो परागुआकू नदी जो है ये साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्राज़ील की जो प्रमुख नदियां हैं
ब्राज़ील की नदियां जो हैं, जिसे कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। अमेज़न के अपवाह तंत्र, इसके बाद दूसरा है पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, और तीसरा है साओ फ्रांसिस्को नदी, और चौथा भाग यहाँ पर बताया गया जैसे तटीय प्रदेश की नदियाँ। तो इन सभी की विशिष्टता ध्यान में रखना है। एग्जाम में किसी भी अपवाह तंत्र के विषय में टिप्पणी लिखो के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अमेज़न नदी के अपवाह तंत्र की विशेषता लिखिए, या पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र की विशिष्टता लिखिए, साओ फ्रांसिस्को नदी की विशिष्टता लिखिए। तो इस तरह से हमने ब्राज़ील के अपवाह तंत्र के विषय में अध्ययन किया। अब हम अगला देखेंगे भारत, कि भारत की नदियों का अपवाह तंत्र किस तरह से है। तो भारत का अपवाह तंत्र उद्गम क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखते हैं तो भारत की नदियों को हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित किया गया है, अर्थात 2 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ नदियां जो हिमालय से उनका उद्गम हुआ है, और कुछ नदियां जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो त्रिभुजाकार भाग दिख रहा है यह प्रायद्वीपीय भाग है। तो कुछ नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय भाग से दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया उद्गम क्षेत्र के अनुसार। पहला हिमालय, और दूसरा जो है वह प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय, कि हिमालय से जो नदियाँ उद्गमित होती हैं उनकी विशिष्टता क्या है। तो हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियाँ विविध हिमानियों से प्रारंभ होती हैं। अब हिमानियों मतलब जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बर्फ होता है, हिम मतलब बर्फ, तो बर्फीला भाग जो होता है वहाँ से उनका उद्गम स्थल है। जितनी भी नदियाँ हिमालय से उद्गमित हुई हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी से उद्गमित हुई हैं, तो वो सभी बर्फीले क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और यही कारण है कि उसमें ग्रीष्म काल में भी जल का बृहत निर्वहन होता है, अर्थात जल जो है वह अधिक मात्रा में बहता रहता है, और वर्षा काल में उनमें बाढ़ आती है, और ये 12 मासी नदियां हैं। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं, या उत्तर भारत की नदियां 12 मासी होती हैं। अब चाहे जिस तरह से भी पूछा जाए, उत्तर भारत कहा गया तो उसका अर्थ भी होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, और अगर हिमालय का नाम लिया तो भी उसका अर्थ होता है हिमालय से निकलने वाली नदियां। तब इसके पीछे क्या कारण है कि ये नदियां जो हैं 12 मासी, अर्थात 12 महीने, तो 12 महीने इनमें पानी होता है। तो इसका पहला कारण है कि हिमालय की अधिकांश नदियों का उद्गम अत्यधिक ऊंचाई से हिमानी से हुआ है। हिमानी अर्थात जो बर्फ आच्छादित पर्वत शिखर है उनसे होता है। दूसरा पॉइंट कि ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने के कारण ये जो है बर्फ पिघलकर नदियों में पानी के स्वरूप में आकर मिलता है। और तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इन तीनों ऋतुओं में पानी की आपूर्ति होने के कारण हिमालय की लगभग सभी नदियों में 12 मासी पानी होता है। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं इस समूह में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां एवं गंगा और उसकी सहायक नदियों का समावेश है। अभी हिमालय की नदियों में प्रमुखतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, और दूसरी जो है वह है गंगा नदी, दूसरी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का समावेश यहाँ पर हिमालय की नदियों के स्वरूप में होता है। अब हम और डिटेल में देखेंगे कि सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, अभी सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी एवं व्यास, ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और आगे जाकर एक और नदी जो है इसमें मिलती है सतलज।
तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। पश्चिम हिमालय में अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य से बहती हुई वे एक दूसरे के काफी समांतर होकर बहती हैं। अभी ये देख रहे हैं आप सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां यहाँ पे हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सारी नदियां जो है ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी के काफी नजदीक हैं या वे एक दूसरे के समांतर होकर बहती हैं। सिंधु की एक सहायक नदी सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के पास होता है। भी यहाँ पे है मानसरोवर, ये आप देख रहे हो मानसरोवर, तो यहीं से जो है सतलज नदी का उद्गम स्थल है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो इस तरह से लाइनें खींची गई वह नदियां हैं और जहाँ पे ऐसे गोल सर्कल दिखाए गए हैं वो उसका उद्गम स्थल है। जैसे गंगा नदी है और इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री। यमुना नदी है, इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री। तो इस तरह से यहाँ पे विविध नदियों के उद्गम स्थल के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है या कहाँ से हुआ है। तो सिंधु नदी का उद्गम सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के पास से हुआ है। वह पश्चिम दिशा से बहती है और सतलज एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण से भारत में पंजाब के मैदान बने हैं। अभी आपको पहले ही बताया गया था पंजाब और हरियाणा का मैदान। तो यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है इसका निर्माण, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का मैदान है तो इसका निर्माण जो है सतलज नदी के निक्षेपण कार्य के कारण हुआ है जो कि अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। सिंधु नदी आगे पाकिस्तान में जाकर बहती है और बाद में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब यह सिंधु नदी यहाँ से बहते हुए यह पाकिस्तान में भी पाई जाती है सिंधु नदी, तो यह पाकिस्तान में बहती है, पाकिस्तान में बहते हुए यहाँ जाकर यह पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से सिंधु नदी जो है वह उसका अपवाह तंत्र है, इस तरह से वो बहती है। अब अगला हम देखेंगे गंगा नदी कि गंगा नदी का अपवाह तंत्र किस तरह से है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल, जैसे पहले ही मैंने बताया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। हिमालय पार कर मैदानों में प्रवेश करने पर वह पूर्व की ओर बहने लगती है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय गंगा नदी के अपवाह तंत्र की दिशा कौन सी है। तो गंगा नदी के अपवाह तंत्र की दिशा पूर्व की ओर है। हिमालय से उद्गम पाने वाली गंगा की सहायक नदी भी इसी तरह से बहती है। अब देखेंगे हम कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना है और यमुना का उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है उसी तरह से यमुना का उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। गंगा की एक और बड़ी सहायक नदी हिमालय के उत्तरी भाग से बहती है और हिमालय को पार कर भारत की सीमा में प्रवेश करती है और यह जब हिमालय से बहती है तो इसे स्यांगपो के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है यहाँ पर गंगा की सहायक नदियाँ, पहला है यमुना और दूसरा जो है जब गंगा से उद्गमित होती है जो यहाँ पर हिमालय से उद्गमित होती है तो उसे कहा जाता है स्यांगपो। हिमालय से उद्गमित होने पर स्यांगपो कहा जाता है। किंतु जब वह आगे बढ़ती है
आगे बढ़ते हुए वह जो है उसे जब हिमालय में बहती हुई स्यांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब वह हिमालय पार करके आती है, भारत में प्रवेश करती है, तो उसको देहांग के नाम से जाना जाता है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अर्थात वह जो दूसरी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के इस तरह से देखेंगे तो 3 नाम है। जब वो हिमालय पार करती है तो उसको स्यांगपो कहते हैं, जब वह यहाँ पर असम में आती है तो उसको दिहांग कहते हैं, और जब वह यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर उसके कई नाम हैं। तो हिमालय पार हिमालय में उद्गमित होने पर स्यांगपो, इसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग, और इसके बाद असम में जब आ जाती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से उसके 3 नाम हैं। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा में अनेक, और आगे चलकर गंगा में अनेक सहायक नदियां समय समय पर मिलती रहती हैं, और इसलिए उसका निर्वहन जो है गंगा नदी, इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा में मिलती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र किस देश में गंगा से मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में गंगा से मिलती है, और यहाँ पानी और अवसादों का बड़े पैमाने पर निर्वहन होकर विशाल त्रिभुज प्रदेश का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश में विशाल त्रिभुज प्रदेश का निर्माण क्यों होता है? इसके पीछे प्रमुख कारण है कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में गंगा नदी से आकर मिलती है, और जिसके कारण वह अपने साथ जो भी बालू, रेत, मिट्टी, अवसाद बहाकर लेकर आते हैं उसका निक्षेपण होता है वहाँ पर, जिसके कारण विशाल त्रिभुज प्रदेश का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ नदियां भी गंगा नदी में आकर मिलती हैं, जैसे चंबल, केन, बेतवा, सोन। अब इस तरह से नाम लिखो के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय गंगा की सहायक नदियां, जो प्रायद्वीपीय भाग की गंगा की सहायक नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय गंगा की सहायक नदियों के नाम में हम लिख सकते हैं चंबल, केन, बेतवा और सोन नदियां। जैसे कि अगर हम हिमालय की सहायक नदियां, हिमालय से उद्गमित गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से उद्गमित होने वाली गंगा की सहायक नदी है। और अगर यहाँ पर हम प्रायद्वीपीय भाग की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय में यहाँ पर उसकी गंगा की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, सोन। ये सब जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। अब दूसरा हम देखेंगे अगला, द्विकल्पीय नदियां। अब द्वीपकल्पीय नदियां अर्थात जो द्वीप के पास पाई जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में विभाजन हो सकता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों का विभाजन किन भागों में हुआ है? प्रायद्वीपीय नदियों का विभाजन पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के स्वरूप में होता है। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट एवं महत्वपूर्ण जल विभाजक है। अब यहाँ पर पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन जो है वह वर्षा पर निर्भर होता है। तो एक प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन किस पर निर्भर होता है? तो प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन जो है वह वर्षा पर निर्भर होता है, और यही कारण है कि इन नदियों की घाटियों में आमतौर पर बाढ़ का खतरा नहीं होता है,
और यह नदियाँ मौसमी होती है। मौसमी अर्थात वर्षा ऋतु में इनमें पानी पाया जाता है, अन्यथा इनमें पानी का स्तर जो है वो बहुत ही कम होता है या न के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। तो पहला कारण है कि प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर होता है। दूसरा, इन नदियों की घाटियों में आमतौर पर बाढ़ का खतरा नहीं होता है, परिणामतः ये नदियां जो हैं मौसमी होती हैं। इसके अलावा एक प्रमुख विशिष्टता है कि केरल की नदियां जो हैं, केरल राज्य में जो नदियां पाई जाती हैं, तो केरल नदियों के मुहाने पर लंबी दूरी पर सागर का पश्च जल या लैंगून इकट्ठा हो जाता है और इसके पश्च जल निकाय के स्थानीय लोग को कयाल कहते हैं। अभी देखिए लैंगून क्या होता है। जैसे ये भाग आपका समुद्र है, तो समुद्र के पानी जो है, समुद्र में पानी है, उससे कुछ दूरी पर ये समुद्र जब पानी की लहरें आती है तो वो कुछ दूरी पर वहाँ पर पानी इकट्ठा करती हैं। फिर ये जब रिटर्न जाती है तो बहते हुए जाती है, किंतु कुछ पानी यहाँ पर वह छूट जाता है। फिर इसी तरह से वह काफ़ी पानी, बार बार इस प्रक्रिया के होने के कारण वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है कई कई मुहाने पे भाग में आपने सागर के पास देखा होगा, सागर के किनारे के पास कि समुद्र का पानी होता है, फिर थोड़ा सा भूमि रेतीला भाग होता है, उसके बाद फिर पानी होता है। तो ये जो फिर से पानी आता है उसे लैंगून कहते हैं या पश्च जल कहते हैं। और इसी पश्च जल के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कयाल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कयाल किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि केरल की नदियों के मुहाने पर लंबी दूरी तक सागर का पश्च जल या लैंगून इकट्ठा होता है और इसी पश्च जल के निकाय को ही स्थानीय लोग, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, केरल के जो लोग हैं, वो केरल के लोग उसे कयाल कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि पहले ही बताया कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम और गति ज़्यादा होती है। जैसे जो नदियाँ यहाँ पर अरब सागर में आकर मिलती हैं, पश्चिम घाट से, यहाँ पे पश्चिमी घाट से उनका उद्गम होता है और ये यहाँ पर आकर मिलती हैं, तो इनकी गति जो है तीव्र होती है और इनका जो दूरी होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के तटीय प्रदेशों में यह समानता दिखाई देती है। उत्तर गुजरात में खंभात की खाड़ी को मिलने वाली अनेक नदियां, इनमें तापी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबर नदी का समावेश है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदियों के नाम लिखो, या नाम लिखो के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि नाम लिखो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। तो उस समय हम उत्तर स्वरूप लिखेंगे खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ, जिसमें तापी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी, इन सभी का समावेश होता है। तापी एवं नर्मदा भ्रंश घाटी के में बहती है, अर्थात इस तरह से वी आकार में भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटी है, तो ये वी आकार में इस तरह से जो है यहाँ की नदियाँ बहती हैं। माही नदी, अब यहाँ की जो माही नदी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं माही नदी की दिशा जो है यहाँ पे है, यह माही नदी की दिशा पूर्वोत्तर है, अर्थात पूर्वोत्तर से होकर दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि माही नदी की दिशा कौन सी है। तो माही नदी की दिशा पूर्वोत्तर, अर्थात पूर्वोत्तर से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और वही अरावली के दक्षिणी ढलान से निकलने वाली साबरमती नदी जो है वह उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। और ये दोनों नदियां जाकर साथ ही में अरब सागर में मिलने वाली और अरावली के पश्चिमी ढाल से
निकलने वाली नदी लूनी नदी है और यह नदी अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो अरावली, राजस्थान के अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी लूनी नदी है, जो कि अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। अब अगला हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी, कि बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो प्रायद्वीप का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी में जलोत्सर्जन क्षेत्र का भाग है, अर्थात प्रायद्वीप की अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में जल अपना जाकर मिलती हैं। इसमें गंगा के अलावा जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। गोदावरी, अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नाम लिखो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, इन तीनों नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर होता है। इसके अलावा गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। खालिस्तान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि खालिस्तान जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर हमें उत्तर स्वरूप मिलता है गोदावरी। साथ ही साथ कृष्णा नदी का मैदान, अब कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण भाग में स्थित है। अब यह कृष्णा नदी है, यह आपकी गोदावरी नदी, यह गोदावरी नदी है और यहाँ पे है कृष्णा नदी। तो ये गोदावरी नदी के दक्षिणी भाग में यहाँ पर कृष्णा नदी स्थित है। और इसके अलावा भीमा एवं तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो उत्तर प्रश्न स्वरूप पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा एवं तुंगभद्रा है। साथ ही साथ कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है और यह नदी बहुत पहले से ही सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों से होकर बहती है और इसका उपयोग जो है अधिक से अधिक सिंचाई के स्वरूप किया जाता है। तो इस तरह से आज जो है हमने देखा कि भारत का अपवाह तंत्र और ब्राज़ील के अपवाह तंत्र।